सर, जी। में कोई मतलब प्रेसिडेंट वगैरह कोई भी नहीं है? सॉरी। जैसे हमने मतलब लास्ट क्लासेस में पढ़ा था अफ्रीका वगैरह, उसमें प्रेसिडेंट भी थे काफी। इसमें इजिप्ट में कोई भी नहीं है क्या? अभी तो इजिप्ट आजाद भी नहीं हुआ। इजिप्ट अच्छा बनने तो अच्छा। दो। इजिप्ट बनने दो, सही आपकी है। ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। अभी इजिप्ट बना नहीं है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट सुनोगी तो फिर परेशान हो जाना आपने। अच्छा जी, मोहम्मद अली डायनेस्टी का क्या हुआ? ठीक है, इजिप्ट में डायनेस्टीज वगैरह पुरानी है ये, मतलब इस तरह से हम इनकी डिटेल में नहीं पढ़ते। जो करंट आएंगे ना, जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, फिर इस पे डेमोक्रेटिक हुकूमत आ जाएगी, उस फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी थोड़ी सी देख रहे हैं। एनिमम इसको आप स्लाइटली देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद अली डायनेस्टी, ये सब इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के हिसाब से। कहीं से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो। यही वजह है कि मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अब मैं मोहम्मद अली डायनेस्टी को उठा के बैठ जाऊं और उस पे आपको एक दो पेज पढ़ा दूं, तो वो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि यार, लेकिन एटलीस्ट मैंने टच दे दिया कि भाई इस तरह की एक डायनेस्टी थी। 1805 की बात है, इजिप्ट और सूडान में ये थी। अब इस पे अब आपका काम है कि आप इसमें दो तीन लाइनें स्पेस छोड़ के लिखो। स्पेस छोड़ दो दो तीन लाइनों की। इन फ्यूचर जब आपको ये बेहतरीन तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना यार, इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो पास पेपर में या कहीं पूछी जा सकती है, या पास पेपर में आ जाए, करंट पेपर में आ जाए, तो इसको मेंशन कर लो यहाँ पर जाके। ठीक है। फिलहाल इसको हम नहीं करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, 1805 में मैंने बता दिया मोहम्मद अली डायनेस्टी का क्या हुआ था। और अभी आगे इसका एक टच भी आएगा, आपको अंदाजा होगा। फिर 1882 में ब्रिटिश ने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा कैसे किया अंदाजा कर लेना आप, कि इस डायनेस्टी को ब्रेक किया इन्होंने। 1882 तक ये मोहम्मद अली डायनेस्टी चलती रही है, उसको ब्रेक किया। 1922 में जाकर इजिप्ट ने कहा जी हम आजाद हैं, हम आपके अंडर काम नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपके अंडर काम नहीं कर सकते। ये अब इनकी फिर कोशिश स्टार्ट होगी, ठीक है, आजाद मुल्क की। तो आखिर में जाके 1956 में जाके इसको आजादी मिलती है। 1956 में इजिप्ट आजाद होता है, विदड्रॉ करता है ऑल ट्रूप्स। ठीक है, यहां से ओटोमन एम्पायर छोड़ देते हैं। अब थोड़ा अब 1922 से स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या आया दरमियान में? वो जो किंगडम आ रहे थे, वो जो मोहम्मद अली डायनेस्टी आ रही थी, उसका किंग कौन था? किंग फारूक वन। ठीक है, बिकेम द किंग ऑफ इजिप्ट 1936 में। किंग फारूक जो है वो इसका इजिप्ट का किंग था, सूडान का भी था। ठीक है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ किंगडम ऑफ इजिप्ट? किंग फारूक। किंग फारूक इज द लास्ट किंग ऑफ किंगडम ऑफ इजिप्ट। ये भी है। ही वॉज 10th रूलर ऑफ मोहम्मद अली डायनेस्टी। अब आपको पता लगा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट किंग कौन था इजिप्ट का। तो अब जब आपने ये पढ़ा, तो अब मोहम्मद अली डायनेस्टी भी अब आपको क्लियर होगी होगी कि पीछे जस्ट एक लाइन पढ़ी है हमने। तो किंग फारूक जो है 1936 में इसका किंग बना, और यही 10th एंड लास्ट किंग था। समझ आई है? कनेक्ट हो रही है चीजें थोड़ी थोड़ी सी। 1952 में मोहम्मद नजीब और जमाल अब्दुल नासिर। अब देखो, ये वो बंदे हैं, ये जर्नैल थे किसके? इस किंग के। तो कहता है किंग ऐसे खामोश रहता है, चुप चुप रहता है, इतना पावरफुल नहीं है। इसने इसको हटा के मोहम्मद नजीब ने और जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, इजिप्ट में रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। ये पपेट बैठा है किंग फारूक, तो इन्होंने अपने ओवरथ्रू कर दिया किंग फारूक को, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को भी खत्म कर दिया। वो एक्चुअली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर काम कर रहा था किंग फारूक। मोहम्मद अली डायनेस्टी तो थी, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही था, ध्यान से समझिएगा। जिस तरह इंडिया की बात करें, तो उसमें बहादुर शाह जफर क्या ले रहा था? टैक्स ले रहा था, पैसे लेता था मंथली ब्रिटिश से, उसके अंडर काम करता था। अगर 1857 की जंग आजादी ना होती, तो वो पैसे दिए जाते और वो तख्त पे बैठा रहता। मुगल गवर्नमेंट तो चल रही थी ना, मुगल हुकूमत का तो क्याम था, वो उसको पैसे।
कुछ पूछ रही हो, वैसे अनम्यूट हो गए। तो इसी तरह ये मोहम्मद अली बैठा था, कोई पावर नहीं थी, पपिट था। पपिट भी नहीं कह सकते, मतलब वाज़ेह हुकूमत थी कि ब्रिटिश की हुकूमत है, ये जस्ट उसके अंडर काम कर रहा है। तो इसी वजह से मोहम्मद नजीब और जमाल अब्दुल नासिर रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद नजीब इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया 1952 से 54। 56 में आजाद हुआ एक्चुअल में। ठीक है, 56 में आजाद हुआ। 56 में ब्रिटिश ट्रूप एग्जिट किए, ब्रिटिश ट्रूप ने एग्जिट लिया 56 में। लेकिन 1952 में वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम पहले प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलेगी। मोहम्मद नजीब। और जमाल अब्दुल नासिर 1954 में आ गया सेकंड प्रेसिडेंट। और 54 से 70 तक इसने हुकूमत की। ब्रिटिशर्स की, यूरोप की नाक में दम करने वाला ये शख्स था जमाल अब्दुल नासिर। और कहते हैं कि इस जनाजे में वो 50,000 के करीब लोग थे। मे बी ये लार्जेस्ट, ठीक है, सेरीमनी हो, कौन सी फ्यूनरल सेरेमनी, सबसे बड़ा जनाजा इसका कहा जाता है। मे बी इससे बड़ा भी कोई हो। जमाल अब्दुल नासिर, 50,000 लोग थे। जिस तरह कुछ लोग जियाउल हक को कहते हैं ना कि इस्लाम का इसी पर सलार था, तो जमाल अब्दुल नासिर ने एक्चुअल में वाकई इस्लाम के झंडे को लहराया था। और उनको आंखें दिखाई थी ब्रिटिशर्स को अच्छी खासी। ये जमाल अब्दुल नासिर वैसे इस्लामिस्ट नहीं लग रहा ये, लेकिन ये बड़ा बहादुर इंसान था, आजादी के लिए लड़ा। सुइस कैनाल, इसके दौर में सुइस कैनाल, वो क्या, सुइस कैनाल पहले पढ़ चुके हैं, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ती है। 1859 में जमाल अब्दुल नासिर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 10 साल में ये बनी बाय ब्रिटिश एज रूलर। सॉरी सॉरी, 1859 है, 1900 नहीं है, 1859 है। ब्रिटिश ने ये बनाई थी। बनाई क्यों थी, अब इसको भी ध्यान से समझना। 193 किलोमीटर की ये है, जैसे यूएनओ के मेंबर्स। अब बनाई क्यों थी वो हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट मैप आएगा तो। 1956 में सुइज कैनाल को जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज कर दिया। कैसे, यहां से देखें, ये सारा यूरोप है। यूरोप को ट्रेड करनी पड़ती थी, यहां से चलते थे। और ये इतना बड़ा रूट अडॉप्ट करके इस जगह पे आके ये ट्रेड करते थे एशिया में। इन्होंने कहा कि यार ये इजिप्ट का छोटा सा एरिया है, ये कनेक्टेड है, क्यों ना हम अपनी बहरी बेड़े यहाँ से लेकर आए और यहाँ पर जमीन की खुदाई करें। ठीक है, इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला के पास, और रेड सी के साथ होते हुए हम यहाँ पे फिर ट्रेड करेंगे। अरब ममालिक में भी, इंडिया में भी, सब में हम बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे किलोमीटर भी लिखा हुआ है शायद। तो आप देखें, हाफ से भी कम डिस्टेंस पड़ता है। तो इन्होंने अपने ट्रेड रूट को शॉर्ट करने के लिए सुइज कैनाल, ठीक है, ये बनवाई थी सुइज कैनाल। तो बाद में जमाल अब्दुल नासिर पे जब बुरा वक्त आया, पैसे शॉर्ट थे, ठीक है, जाहिर है नया नया मुल्क बना था, और उन्होंने तो करने थे, इनके रिजर्व्स को कब्जा कर दिया था, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस बंदा सोचता है कि यार ये कुछ पूछ रहे हैं, या इनका वैसे ही अनम्यूट हो गया। या अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो आपकी कोई बात हमें समझ नहीं आ रही। ये था जी मकसद। अब जमाल अब्दुल नासिर ने फिर क्या किया, उसने कहा यार बात यह है कि हमारे हालात ठीक नहीं है, मैं इस एरिया को नेशनलाइज करता हूँ। मतलब कहने का क्या है नेशनलाइज, कि भाई ये कोई इंटरनेशनल टेरिटरी नहीं बनाई हुई आपने, यहां से गुजरोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, कोई बहरी बेड़ा ले, हमें पैसे दो। तो ये बात उनको खटकी, और उस बात पे फिर जंगे हुई इनकी। ठीक है, काफी स्ट्रांग थे। आसवान डैम बना दिया उसने बिजली पूरी करने के लिए रिवर नाइल पर, जमाल अब्दुल नासिर ने 1960 में बनाना शुरू किया, 1970 तक। दुनिया का सबसे बड़ा डैम हुआ करता था कभी, आसवान डैम। ठीक है, एट टाइम लार्जेस्ट डैम था किसी जमाने में। अभी थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना में, सबसे बड़ा डैम। इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट होगा, कंफर्म कर लेना, आसवान डैम।
नेक्स्ट थर्ड प्रेसिडेंट आ गया जनाब अनवर सादात। 1970 में जमाल अब्दुल नासिर की डेथ हो गई। 1970 में फिर अनवर सादात थर्ड प्रेसिडेंट बना। और 1978 में इसको इसको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है। इसराइल का पीएम था मेनाचेम बेगिन, उसके साथ मिलके इसको नोबेल पीस प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने पंगा ले लिया था इसराइल से, इनकी जंग हो गई थी। जब हम पढ़ेंगे ना फलस्तीन को, तो अरब इसराइल वॉर्स पढ़ेंगे वहां पर। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मुल्कों ने मिलकर अरब इसराइल वॉर लड़ी। तो बाद में फिर इसको नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इसने हाथ पांव जोड़े थे इसराइलियों के। तो उन्हें कहा कि जनाब इन्होंने माफी मांग ली है, लड़ाई तो की है, माफी भी मांग ली है, तो इसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। तो इसराइली जो मेंचेम बेगिन था उसने कहा भी मुझे भी दो, मैंने माफ किया है, इन्होंने माफी मांगी है तो मैंने माफ भी तो किया है, तो मुझे भी प्राइज दो। तो इसको भी फिर नोबेल पीस प्राइज दे दिया 78 में। ये पहला मुस्लिम था जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला। मजेदार बात। और पहला इजिप्शियन था ऑब्वियसली जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला। उसके बाद इन्हें इतने नोबेल पीस प्राइज मिले कि सबसे ज्यादा मुस्लिम का, अगर किसी कंट्री मुस्लिम कंट्री को नोबेल प्राइज मिले तो वो इजिप्ट है। ठीक है। मुस्लिम अवार्डेड नोबेल प्राइज, ये सब फर्स्ट मुस्लिम। उसके बाद सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइज इनको मिले हैं 5। ठीक है। डिटेल निकाल लेना, टोटल 15 मुसलमान हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले थे। इसको अपडेट कर लेना, मजीद देख लेना। हो सकता है ये ओल्ड हो मे बी। मजीद देख लेना किसी को मिल तो नहीं गया। ओवरऑल सबसे ज्यादा अगर किसी को बात करें कि यूएसए को मिले नोबेल पीस प्राइज। यार मेरी किसी को आवाजें तो नहीं आ रही मेरे माइक से? क्योंकि नो। हमारे हमारे पड़ोस में कोई ऐसे हो रहा है सब फंक्शन। तो मैं कहा माइक कैच ना कर रहा हूँ उसकी आवाजें। अब हुआ क्या था इसकी डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। इसने इनिशिएट किया पीस प्राइज नेगोशिएशन इसराइल के साथ। कैंप डेविड अक्कड़ किया था, कैंप डेविड अक्कड़। ठीक है। फिर अनवर सादात और बेंजामिन बेगन के दरमियान 1978 में इसको इस जुर्म की पादाश में 1981 को कत्ल भी कर दिया गया। कैंप डेविड अक्कड़ 1978 में हुआ था। उसने कहा था कि भाई जंग जंग लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, इस बेस पे। ठीक है। 1981 में ही जनरल जिया को भी कत्ल किया गया। ये भी कनेक्ट कर लें। 1981 में और प्रेसिडेंट। सर इससे पहले जो था जी कौन सा था, अब्दुल नासिर। जी। उसकी वो उसका जंग के बाद क्या बना? वो मर गया था या जिंदा था, या उसने खुद ही मतलब रिजाइन कर दी थी? नहीं, रिजाइन नहीं किया था। अब वैसे मैं सोच रहा था उसकी नेचुरल डेथ हुई थी यकीनन, या सदाकत आप बताओ। सदाकत उसकी जमाल अब्दुल नासिर की नेचुरल डेथ हुई थी या शहीद हुआ था? नो आइडिया। चलो इसका देख लेंगे। जमाल अब्दुल नासिर की मेरे ख्याल से नेचुरल डेथ हुई थी। ठीक है। शहीद नहीं किया गया था। मजीद इसको कंफर्म करना पड़ेगा जी। मेरे जहन में नहीं है कि शहादत हुई है। कि इसको देखना पड़ेगा। 1970 में उनकी डेथ हो गई थी। अभी देख लें, अभी कंफर्म कर लें इसको कहीं पर लिख के। अभी देखते हैं। ये जो जंग हुई थी जब मतलब स्विस कनाल नेशनलाइज की थी, ये तो 1956 था ना? और जी। जंग भी उसी टाइम में थी। तो इसकी और तो उसके बाद 1970 में डेथ हुई ना? वाज और नॉट। उस टैक्स लिया था इसने, वो तो 1956 था ना? जी जी। नहीं, इसकी डेथ नेचुरल थी और जी। जंग 52 साल की उम्र, सिर्फ 52 साल की उम्र में देखो नेचुरल डेथ हुई इसकी। हैवी स्मोकर था, फैमिली हिस्ट्री थी, हार्ट अटैक हुआ। सिगरेट बहुत पीता था, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ इसको। ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। 2018 में हस्नी मुबारक, हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये 1981 में इसको कत्ल कर दिया गया। 2018 में हस्नी मुबारक रिजाइन किया था, ये हमने बात कर ली थी। आफ्टर 2 months ऑफ प्रोटेस्ट विच एंडेड हिज regime, हाउ लॉन्ग वाज द टेन्योर ऑफ हस्नी मुबारक एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? 2024 में
देखो 1981 के बाद हस्नी मुबारक आ गया था, और हस्नी मुबारक को फिर बाद में रिजाइन किया गया, रिजाइन करना पड़ा वो जो स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, हस्नी मुबारक फोर्थ प्रेसिडेंट थे। ये स्लाइड आगे पीछे हो गई वैसे। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के एंटर पॉलिटिक्स, ही वाज अ कैरियर ऑफिसर इन द इजिप्शियन एयरफोर्स में कैरियर ऑफिसर था। बाद में इसने हुकूमत में कब्जा किया, 30 साल तक कब्जा करता रहा। और 2011 और इसमें फिर इसका अंजाम भुगतना पड़ा अरब स्प्रिंग में। ठीक है, ही वॉज डी थ्रोन, 2011 में इसको मसंदे खिलाफत से हटा दिया गया। अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके कहते जाओ। अल तहरीर, अब स्ट्रक्चर्स देखें। अल तहरीर स्क्वायर, ठीक है, आल्सो नाउन एज मर्टियार स्क्वायर, यहाँ पे रेवोल्यूशंस आते थे। जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामाबाद में है ना, कौन सी जगह बोला, कौन से किस जगह धरना देते हैं जाके, फैजाबाद में डी चौक। है। डी, डी चौक में। हाँ, टी चौक में। तो इसी तरह ये मार्टियर स्क्वायर था, तहरीर स्क्वायर कायरो में है। ठीक है, मोहम्मद मुर्सी, हस्नी मुबारक के बाद मोहम्मद मुर्सी आ गए 2012 से 13 में। ये शरीफ आदमी था, टेक्निकल बंदा था। इसने कहा मैं हुकूमत को अच्छा चलाऊंगा। और लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी अच्छे हुकूमत की जुर्म की पादाश में इसको अदालतों के इतने धक्के खाने पड़े कि बेचारा अटैक से मर गया एक मरतबा के। जमाल अब्दुल फतेह अल सीसी उसके बाद ये आ गया था। ये करंट देख लेना, सॉरी भाई ये मैंने करंट नहीं देखा कि अभी ये है कि नहीं है, अब्दुल फतेह अल सीसी है कि नहीं है, ये देख लेना। ये करंट आपने देख लेना है, ये किसी ने बताया है, यही बैठा है अभी, ओके। अब्दुल फतेह अल सीसी है, यही बैठा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटायर्ड हुआ, मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था, इसने मुर्सी को हटाया और उसको सजा दी कि भी आप आए क्यों थे। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे अल बेरिदी। ठीक है, इसको भी नोबेल प्राइज मिला 2005 में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, रिसीव्ड नोबेल प्राइज 2005 में। क्यों जी? क्योंकि इसने न्यूक्लियर एनर्जी को प्रिवेंट किया था। मिलिट्री पर्पज के लिए कहते हैं, नहीं मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल पर्पज के लिए होनी चाहिए। इसने कंपेन चलाई थी, तो इसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला 2005 में। मोहम्मद अल बैरादी। ईस्ट अफ्रीका, मेरे ख्याल से बस करते हैं, इतना ही तैयार कर लो तो बड़ी बात है। सर इजिप्ट में इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं सर? इलेक्शन होते हैं, होते होंगे, अब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन वो जीत जाता होगा।